आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। बड़ी खबर मुंबई से आ रही है। महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना को लेकर बड़ा अलर्ट जारी किया है। महाराष्ट्र सरकार ने जनवरी और फरवरी में कोरोना की दूसरी लहर की आशंका जाहिर की है। साथ ही सभी जिलों के डीएम, जिला चिकित्सा अधिकारियों को अलर्ट भेजा है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भेजी गई चिट्ठी में सभी जिला अस्पतालों और कोविड सेंटर को अलर्ट रहने को कहा गया है। साथ ही कोविड से जुड़े सभी निर्देशों के पालन की भी हिदायत दी गई है। अभिषेक हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। अभिषेक, जनवरी फरवरी में कोरोना की दूसरी लहर की बात कही गई है, ये बात चिंता बढ़ाने वाली है। बिल्कुल जिस तरीके की आशंका जाहिर की गई है वो बिल्कुल चिंता बढ़ाने की बात है, क्योंकि जिस तरीके से पिछले 7 महीने से मुंबई से पूरा महाराष्ट्र ठप पड़ा था और अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से डैमेज थी। अब धीरे धीरे फैक्ट्री और इंडस्ट्री शुरू हुई है। ठीक उसी समय इस तरीके की गाइडलाइन और खास करके स्पेसिफिक जनवरी फरवरी पीरियड का नाम यूज करना, यानी साफ है कि इस पूरे मामले में सरकार बेहद चिंतित है और सरकार को ये पता है कि जैसे ठंडी बढ़ेगी वैसे इस पूरे दोबारा लौटने के कोरोना के लहर के चांसेस ज्यादा है। और यही वजह है कि सभी जिलाधिकारियों और सभी चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि कोविड के और ज्यादा अस्पताल बनाए जाए और साथ ही साथ जो पहले से ICMR की गाइडलाइन थी उस सारी गाइडलाइन को भी पूरा किया जाए। बिल्कुल अभिषेक। राजस्थान के भरतपुर में दिन दहाड़े एक आदमी पर फायरिंग की गई जिसमें वो बाल बाल बच गया। ये वारदात उस वक्त हुई जब वो अपने घर के बाहर बैठा था और तभी 2 बदमाश मोटरसाइकिल से वहां पहुंचे, जिनमें एक बदमाश फायरिंग करने लगा। इस घटना का एक CCTV वीडियो भी सामने आया जिसमें साफ दिखा कि मोटरसाइकिल से उतरकर बदमाश ने पहले जेब से पिस्तौल निकाली और फिर कई राउंड फायर किए। इसके बाद वो दोनों वहां से फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस वारदात वाली जगह पहुंची और CCTV फुटेज की मदद से जांच शुरू कर दी। मकान के अंदर बैठे हुए सुल्तान सिंह पर फायरिंग की, आगे की कार्रवाई की जा रही है। इस वारदात में उस आदमी की जान बाल बाल बच गई, लेकिन आरोप है कि इससे कुछ दिन पहले भी उस पर फायरिंग की गई जिसमें वो घायल भी हो गया था। बीते एक हफ्ते में आए 2 जबरदस्त तूफानों की वजह से तबाही झेल रहे फिलीपींस में वेमको तूफान की दस्तक से हालात और ज्यादा खराब हो गए हैं। मौसम विभाग ने आशंका जताई कि अगले कुछ घंटों में उत्तर पूर्वी फिलीपींस के कई इलाकों की तरफ ये तूफान बढ़ सकता है, जबकि अभी पहले ही हुई तबाही से लोग उभर नहीं पाए हैं। जिन इलाकों से वेमको तूफान गुजरा वहां बर्बादी का मंजर साफ नजर आया। सड़कें पानी से भरी नजर आई। तूफान की वजह से 135 किलोमीटर प्रति घंटे की खतरनाक रफ्तार से हवा चली। हवाएं इतनी तेज थी कि बड़े बड़े पेड़ झूले की तरह हिलते दिखे। सामने आई एक तस्वीर में तेज बारिश की वजह से एक रिहायशी इलाके में मौजूद सभी मकान पानी से घिरे दिखाई दिए। ऐसे में कई लोग अपना घर छोड़कर दूसरी जगहों पर जाने को मजबूर हो गए। इस बीच राहत बचाव का काम भी शुरू किया गया। एनसीबी ने अर्जुन रामपाल की दोस्त से 6 घंटे तक पूछताछ की। मुंबई में एनसीबी ने ड्रग्स मामले में अर्जुन रामपाल की दोस्त से करीब 6 घंटे तक पूछताछ की। अब अर्जुन रामपाल को इसी मामले में सुबह एनसीबी के सामने पेश होना है। टीम इंडिया के कोच रवि शास्त्री और सौरव गांगुली के बीच विवाद की अटकलें फिर तेज हो गईं। शास्त्री ने कोरोना संकट के बीच दुबई में IPL के सफल आयोजन पर एक ट्वीट किया जिसमें BCCI और IPL के कई अधिकारियों को टैग करते हुए बधाई दी गई, लेकिन इनमें गांगुली का नाम शामिल नहीं था। कोरोना संकट के बीच पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी ने 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए एक बड़ा ऐलान किया, जिसके तहत पश्चिम बंगाल बोर्ड के छात्र प्री बोर्ड परीक्षाओं में बैठे बिना भी फाइनल बोर्ड परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। नागालैंड में दिवाली से पहले पटाखे बेचने और चलाने पर पाबंदी लगा दी गई। ये फैसला अगले साल 31 जनवरी तक लागू रहेगा। कोरोना संकट में लोगों को होने वाली दिक्कतों की वजह से यह आदेश दिया गया। बिहार चुनाव में जीत के बाद पटना में JDU दफ्तर के बाहर नीतीश कुमार के कई पोस्टर लगाए गए जिनमें उन्हें जनता की सही पसंद बताया गया। सीधे तौर पर हमला RJD के ऊपर है, कांग्रेस के ऊपर है। यूपी के आजमगढ़ से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक दारोगा सरेआम मोटरसाइकिल सवार से अचानक मारपीट करता दिखाई दिया। जिस वक्त ये हाथापाई शुरू हुई उस समय वो मोटरसाइकिल सवार सड़क किनारे खड़े होकर किसी से बात कर रहा था। तभी वो पुलिस वाला वहां पहुंचा और उससे मारपीट शुरू कर दी। सामने आए वीडियो में दिखा कि दारोगा ने मोटरसाइकिल सवार को हाथ से आगे बढ़ने का इशारा किया और फिर उसके पैर पर जोर से लात मार दी। उसने उस मोटरसाइकिल सवार को फिर लगातार कई थप्पड़ भी जड़े और उसकी मोटरसाइकिल से चाबी निकाल ली। इतना सब कुछ होने के बाद वो आदमी मोटरसाइकिल से उतरा और दारोगा से भिड़ गया। वीडियो के सामने आने के बाद SP दारोगा के बचाव में उतर आए। जो कुछ भी किया है चौकी इंचार्ज ने वो आत्मरक्षा में किया है। वीडियो में साफ दिखा कि जब मोटरसाइकिल सवार भी दारोगा से बहसबाजी पर उतारू हो गया तो उसके ऐसे तेवर देखकर उस दारोगा ने उसे फिर एक थप्पड़ मारा, जिसके बाद दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। इतने में वहां एक दूसरा पुलिस वाला पहुंचा जो उस मोटरसाइकिल सवार को अपने साथ वहां से ले गया।
मुंबई में दिवाली की खरीदारी करने के लिए घरों से बाहर निकले कई लोग कोरोना से बचाव के नियमों को भूल गए। खरीदारी के लिए वहां के ज्यादातर बाजारों में लोगों की भारी भीड़ उमड़ी और वहां से सामने आई क्रॉफर्ड मार्केट की तस्वीरें भी कुछ वैसी ही नजर आईं। बाजार में एक दूसरे से 2 गज की दूरी बनाना तो छोड़िए, कई लोग तो बिना मास्क के भीड़ में घूमते नजर आए। इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह रही कि कई दुकानदार भी बिना मास्क लगाए सामान बेचते नजर आए। यहाँ पर ऐसी भीड़ लगी है जैसे मानो कोरोना अभी है ही नहीं। हालांकि मुंबई बीएमसी की तरफ से और राज्य सरकार की तरफ से लोगों को बार बार ये सूचना दी जाती है कि कोरोना में 2 गज की दूरी और मास्क पहनना जरूरी है। लोगों को समझाने के लिए वहां पुलिस के कुछ जवान और बीएमसी के कुछ कर्मचारी भी तैनात रहे, लेकिन त्योहार की खरीदारी के लिए पहुंचे लोगों में कोरोना का जरा भी डर नहीं दिखा। हालांकि मुंबई की नगरपालिका बीएमसी ने दावा किया कि वो बाजारों में भीड़ को काबू करने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। जहाँ पे ज़्यादा भीड़ होती है और कौन से समय भीड़ होती है, ये भी हमने अभ्यास किया है। उसमें भी हमने हमारी टीम वहाँ पे तैनात कर रखी है। मुंबई लंबे वक्त तक देश के बाकी शहरों के मुकाबले कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित रहा, इसलिए वहां के बाजारों में जुटने वाली भीड़ ने फिर से बीएमसी की चिंता भी बढ़ा दी। अयोध्या में दीपोत्सव कार्यक्रम की तैयारी पूरी हो गई। 13 तारीख को होने वाले दीपोत्सव कार्यक्रम के लिए अयोध्या को पूरी तरह सजा दिया गया। तोरण द्वार हो या फिर राम की पैड़ी, सभी रंगीन रोशनियों में जगमगाते दिखे। बताया गया कि दीपोत्सव कार्यक्रम में 5,51,000 दिए जलाकर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाएगा। यूपी के गोंडा में बीजेपी नेता श्रेयस्कर देव ने एसपी दफ्तर पर जमकर हंगामा किया। बताया गया कि बीजेपी नेता पटाखे की लाइसेंस की पैरवी करने एसपी दफ्तर पहुंचे थे, लेकिन जब बात नहीं बनी तो वो पुलिस वालों से ही उलझ पड़े। राजस्थान में गुर्जर आरक्षण आंदोलन के 11वें दिन गुर्जर नेताओं और राजस्थान सरकार के बीच 6 मांगों पर सहमति बन गई। इस समझौते के साथ ही गुर्जर समाज के लोगों ने आंदोलन खत्म करने का फैसला ले लिया। पंजाब के संगरूर से एक वीडियो सामने आया जिसमें एक किसान पराली जलाते हुए प्रशासन को चुनौती देता दिखा। साथ ही उस किसान ने सरकार से पंजाब की पराली जलाने वाले किसानों पर केस नहीं करने की मांग की। यूरोप के देश स्लोवेनिया की एक गोताखोर ने समुद्र में 114 मीटर नीचे उतरकर सबसे ज्यादा गहराई में गोता लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। कमाल की बात यह कि गोताखोर ने यह कारनामा बिना किसी ऑक्सीजन उपकरण की मदद के किया। और मिस्र के शर्म अल शेख में हुई प्रतियोगिता में वो पक्के इरादे के साथ समंदर में उतरी। पैरों में एक फिन पहनकर वो गहराई में चली गई और किसी मछली की तरह तैरती नजर आई। इस गोताखोर के रिकॉर्ड पर नजर बनाए रखने के लिए कुछ लोग लगातार उसके साथ दिखे और उनकी नजरें घड़ी पर टिकी रहीं। वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम करने के लिए एलेंका आर्टनिक नाम की एक गोताखोर सांस रोककर समंदर में ही तैरती रही। 3 मिनट 41 सेकंड तक पानी के अंदर रहने के बाद जब वो बाहर निकली तो उसकी वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। एलेंका आर्टनिक ने पिछले साल इटली की एक गोताखोर के साथ मिलकर भी रिकॉर्ड बनाया था। कर्नाटक के बागलकोट में बीजेपी विधायक सिद्धू सवदी की अपनी ही पार्टी के एक महिला पार्षद से बदसलूकी का वीडियो वायरल हो गया। आरोप है कि बीजेपी विधायक ने उस महिला को महालिंगरपुर निगम परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनावों में हिस्सा लेने से रोकने की कोशिश, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि उसकी मांग न माने जाने से खफा ये महिला पार्षद कांग्रेस को वोट डाल सकती है। सामने आए वीडियो में बीजेपी विधायक अपने समर्थकों के साथ मतदान केंद्र के गेट के बाहर खड़े दिखे, जो उस महिला पार्षद के वहां पहुंचते ही एक्शन में आ गए। जैसे ही वो महिला पार्षद वहां मतदान करने पहुंची, उन्होंने उसके साथ धक्का मुक्की शुरू कर दी। अपने समर्थकों की मदद से वो उसे पीछे की तरफ धकेलने लगी, जिस वजह से वो सीढ़ियों में गिर गई। हालांकि वहां तैनात पुलिस वाले भी महिला को बचाने के लिए उनके बीच कूद पड़े, लेकिन ये इतना आसान नहीं था, क्योंकि महिला पार्षद बीजेपी नेता के समर्थकों से घिरी हुई दिखी। वीडियो में यह भी दिखा कि महिला पार्षद के वहां तक पहुंचने से पहले ही बीजेपी विधायक के समर्थकों ने उसे अंदर जाने से रोकने की कोशिशें तेज कर दी थी। पुलिस वाले लगातार उसे उनके चंगुल से छुड़ाने में जुटे दिखे। ऐसे हालात में पुलिस को उन लोगों पर हल्के बल का भी इस्तेमाल करना पड़ा। अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना से चौंका देने वाला एक वीडियो सामने आया जिसमें एक दफ्तर में आग लगाने पहुंचा आदमी खुद उसकी चपेट में आ गया। वो वहां आग लगाने वाली गैस का सिलेंडर लेकर पहुंचा था, जिसका वीडियो भी सामने आया, जिसमें साफ दिखा कि दफ्तर में आग लगाने के बाद वो आदमी जब वहां से बाहर निकला तो वो खुद के पैरों में लगी आग को बुझाने के लिए इधर उधर दौड़ता नजर आया। उसके हाथ में मौजूद पैसों से भरे बैग को भी उसने वहीं छोड़ दिया। वो बैग भी आग की लपटों से घिर चुका था। ऐसे में वो आदमी बस खुद को बचाने की कोशिश में जुटा दिखा। इससे पहले वो दफ्तर के अंदर पहुंचा और वहां मौजूद सभी चीजों पर उसने पहले गैस का छिड़काव किया और फिर उनमें आग लगा दी, लेकिन इस आग ने उसे भी अपनी चपेट में ले लिया। दिवाली से पहले पटाखों पर पाबंदी के फैसले को सम्मान देने के लिए यूपी की बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले कुछ छात्रों ने प्रदूषण मुक्त दिवाली मनाने का अनोखा तरीका निकाला। इसके लिए वो वाराणसी के 80 घाट पर जुटे।
और वहां पहुंचने वाले लोगों को अपनी जेब खर्च से एक दिया, एक पौधा और साथ में एक मास्क मुफ्त में बांटा, ताकि वो सभी पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाने में एक कदम आगे बढ़ाएं और कोरोना से बचाव भी हो सके। चेतना आए और प्लांट लगाएं। जब पौधे लगाएंगे तो पर्यावरण को वो नुकसान उस कंपनसेट हो जाए। अस्सी घाट पर जिस जगह उन्होंने लोगों में ये सारी चीजें बांटी, वहाँ उन्होंने तख्तियां भी लगाई, जिसके जरिए लोगों से अपील की गई कि वो इस बार दिवाली पर प्रदूषण कम करने में सरकार का सहयोग दे। पश्चिम बंगाल में लंबे वक्त के बाद कोरोना नियमों के तहत लोकल ट्रेन सेवा को फिर से बहाल कर दिया गया। राज्य में करीब 8 महीने पहले कोरोना महामारी की वजह से ये सेवाएं रोक दी गई थी। लेकिन कोरोना मरीजों की संख्या में कमी आने के बाद राज्य में लोकल ट्रेन सेवा को शर्तों के साथ शुरू कर दिया गया। इसके लिए रेलवे की तरफ से कई तरह की तैयारियां की गईं। कोलकाता स्टेशन से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें एक तस्वीर में टिकट खिड़की के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग के लिए थोड़ी थोड़ी दूरी पर गोल घेरे बने दिखाई दिए, जिनमें खड़े होकर लोग टिकट लेने के लिए अपनी बारी का इंतजार करते दिखे। स्टेशन पर भीड़ संभालने के लिए आरपीएफ के जवानों को तैनात कर दिया गया। करीब 8 महीने बाद लोकल ट्रेन सेवा शुरू होने से यात्री भी खुश नजर आए। ट्रेन चालू हो गया तो बहुत अच्छा, मैं टाइमली ऑफिस पहुंच जाएगा। इसी तरह उत्तर 24 परगना के नेहाटी रेलवे स्टेशन पर भी लोग कोरोना नियमों का पालन करते देखे गए। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कोरोना से बचने के लिए सभी लोग मास्क लगाए भी नजर आए। बिहार में आग लगने से एक ट्रक जलकर राख हो गया। बिहार की पूर्णिया में एक ट्रक आग लगने की वजह से जलकर राख हो गया। बताया गया कि ट्रक पिछले 4 दिनों से नेशनल हाईवे 57 पर खड़ा था, लेकिन अचानक उससे आग की लपटें उठने लगी। जानकारी मिलते ही दमकल विभाग की टीम घटना वाली जगह पर पहुंची और उसने काफी मेहनत के बाद आग पर काबू पा लिया। यूपी के प्रतापगढ़ में जमीन विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जिसमें 3 लोग घायल हो गए। बताया गया कि विवादित जमीन पर एक पक्ष मकान बनाने की कोशिश कर रहा था, जिस पर दूसरा पक्ष भड़क गया और फिर दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी रांची के फार्म हाउस में कड़कनाथ मुर्गे को पालेंगे, जिसके लिए उन्होंने मध्य प्रदेश के झाबुआ से कड़कनाथ मुर्गे के 2000 चूजों का ऑर्डर भी कर दिया है। यूपी के बलरामपुर में गैंगस्टर एक्ट में जेल में बंद महेश कुमार तिवारी की 95 बीघा जमीन को प्रशासन ने लाल झंडे लगाकर जब्त कर लिया। आरोपी की करीब 3 करोड़ की ये संपत्ति अवैध ढंग से हासिल की गई। अमेरिका के न्यूयॉर्क से डरा देने वाली एक तस्वीर सामने आई, जिसमें खाने पीने के सामान की दुकान पर एक लड़के ने अचानक वहां मौजूद 2 लड़कियों पर हमला कर दिया। हालांकि ऐसा उसने क्यों किया ये साफ नहीं हो पाया, लेकिन उसकी बदसलूकी का जो वीडियो सामने आया, उसमें वो लड़का अपने हाथ में मौजूद सामान को फर्श पर रखने के बाद वहां खड़ी एक लड़की को जोरदार घूंसा मारता दिखा। वो इतने के बाद भी नहीं रुका, उसने उस लड़की के बाल भी पकड़ लिए। ऐसा करने से जब वहां मौजूद एक दूसरी लड़की ने उसे रोका तो उसने उससे भी मारपीट शुरू कर दी। वो उसे लगातार मारता रहा, जिस वजह से वो लड़की नीचे गिर गई। बाद में वो उठी और खुद को संभाला। उस दुकान पर एक और लड़की और दुकानदार भी मौजूद दिखे, जिन्हें उस लड़के ने कुछ नहीं बोला और वहां से चला गया। इस हमले में घायल हुई लड़कियों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। यूपी के फर्रुखाबाद में बेटी की मौत पर इंसाफ न मिलने का आरोप लगाते हुए उसके पिता पानी की एक टंकी पर चढ़ गए। बताया गया कि करीब 1 साल पहले उनकी बेटी का शव रेलवे ट्रैक पर मिला था, जिसके बाद उनके परिवार ने उसकी हत्या का शक जाहिर किया था। लेकिन इस मामले में सही दिशा में जांच न होने का आरोप लगाते हुए ये आदमी अपने परिवार के एक सदस्य के साथ डीएम दफ्तर के पास मौजूद पानी की टंकी पर चढ़ गया, जिसे नीचे उतारने के लिए भारी पुलिस बल काफी देर तक जुटा रहा। पुलिस के समझाने के बाद भी जब वो नहीं माना तो वहाँ जिला अधिकारी और एसपी को पहुँचना पड़ा। उनको आश्वासन दिया गया, हम लोग उचित कार्रवाई करेंगे। करीब 4 घंटे तक चले इस ड्रामे के बाद वो दोनों टंकी से नीचे उतर आए। देश के कई राज्यों में बढ़ते प्रदूषण के बीच उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक छात्र ने हवा को साफ करने वाला रोबोट तैयार किया। 11वीं में पढ़ने वाले इस छात्र ने अपने दोस्त के साथ मिलकर यह अनोखा रोबोट बनाया, जो किसी एयर प्यूरिफायर की तरह ही हवा में मौजूद प्रदूषण के कणों को सोखकर उसे साफ करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस इस रोबोट में एयर क्वालिटी को मापने वाले कई सेंसर और एक एयर फिल्टर भी लगाया गया। सेंसर पहले हवा में खतरनाक कणों का पता लगाते हैं, जिसके बाद वो रोबोट एयर फिल्टर के दोनों तरफ लगे पंखों के जरिए उन कणों को अंदर खींच लेता है। अगर काफी हार्मफुल दिखा रहा है ह्यूमन बीइंग के लिए तो एयर प्यूरिफायर अपने आप स्पीड तेज कर देगा। दावा किया गया कि ये रोबोट काफी तेजी से हवा को साफ करता है और इसे फोन से भी चलाया जा सकता है। पीएम मोदी ने बिहार के लोगों का शुक्रिया अदा किया। दिल्ली बीजेपी दफ्तर में चुनाव में मिली जीत के जश्न के मौके पर पीएम मोदी ने बिहार के लोगों को धन्यवाद दिया और जीत का श्रेय बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को देते हुए मंच से ही उनके समर्थन में नारे भी लगवाए। नड्डा जी आगे बढ़ो। राजस्थान की कोटा में एक फैक्ट्री के पानी के टैंक में कोबरा सांप निकलने से हड़कंप मच गया। हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद सांप का रेस्क्यू कर उसे जंगल में छोड़ दिया गया।
यूपी के फतेहपुर में बिजली रीडिंग करने पहुंचे कर्मचारी की कुछ लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। पीड़ित कर्मचारी का आरोप है कि पीटने वाले लोग चोरी की बिजली का इस्तेमाल करते पकड़े गए थे। पीएम मोदी आज शाम 6:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में स्वामी विवेकानंद की मूर्ति का अनावरण करेंगे। राजस्थान के जोधपुर में एक फैक्ट्री की दीवार गिरने से 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। ये फैक्ट्री अभी पूरी तरह से बनकर तैयार नहीं थी। कई मजदूर काम में जुटे थे। तभी उस फैक्ट्री का एक हिस्सा भरभरा कर नीचे गिर गया और कई मजदूर उसमें दब गए। इस हादसे के तुरंत बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। इसके ऊपर जो मेटालिक छत का कार्य किया जा रहा था, उस छत की वजह से कोलैप्स हुआ है। मलबे में दबे मजदूरों को निकालने के लिए राहत और बचाव टीम के साथ आसपास के कई लोग भी मदद के लिए पहुंच गए। सबने मिलकर कई लोगों की जान बचाई। घायलों को उठाकर कुछ लोग एम्बुलेंस की ओर भागते हुए दिखाई दिए। राज्य के सीएम अशोक गहलोत ने इस हादसे पर दुख जताया और मरने वालों के घर वालों को 2-2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया। वहीं गंभीर रूप से घायल हुए लोगों को 40,000 रुपए देने की भी घोषणा की गई। इसके साथ ही इस हादसे की जांच के भी आदेश दे दिए गए। 26/11 मुंबई हमले पर पाकिस्तान का बड़ा कबूलनामा सामने आया है। न्यूज 18 के शैलेंद्र वांगू की रिपोर्ट है कि पाकिस्तान ने मुंबई हमले में पाकिस्तानी आतंकवादियों का हाथ होने की बात मानी है। पाकिस्तान की फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के मुताबिक मुल्तान के मोहम्मद अमजद खान ने हमले में इस्तेमाल की गई नाव अल्फौज खरीदी थी, जबकि आतंकवादियों के जरिए इस्तेमाल की गई अल्फौज और अल हुसैनी नाव के कैप्टन शाहिद गफूर का नाम भी FIA के दस्तावेज में है। इतना ही नहीं, हमले को अंजाम देने वाले आतंकवादियों की लश्कर तैयबा से जुड़े होने की बात भी पाकिस्तान ने कबूल कर ली है। 26 नवंबर 2008 को लश्कर के आतंकवादियों ने मुंबई के ताज होटल समेत कई जगहों पर हमला किया था, जिसमें कई विदेशी नागरिकों समेत 150 से ज्यादा बेकसूर लोग मारे गए। राजस्थान के कोटा में नगर निगम चुनाव में हंगामे के बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, जिसमें कई कांग्रेस कार्यकर्ता घायल हो गए। बवाल तब हुआ जब कोटा दक्षिण नगर निगम के मेयर पद के लिए बीजेपी पार्षद निर्दलीय पार्षदों के साथ बस से मतदान करने पहुंचे, जिसका विरोध करते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हंगामा शुरू कर दिया। लेकिन जब हालात बिगड़े तो वहां मौजूद पुलिस वालों ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया। पुलिस की इस कार्रवाई से वहां भगदड़ मच गई। कई लोग तो वहां से जान बचाकर भाग निकले, लेकिन हंगामा कर रहे कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं की पुलिस ने जमकर पिटाई कर दी, जिसमें एक आदमी बुरी तरह घायल हो गया। उसके सिर से खून भी निकलने लगा, जिसके बाद वो आदमी वहीं लेट गया। क्यों लाठीचार्ज करना पड़ा और पूरी इनसे फीडबैक लेने के बाद ही बता पाऊंगा कि किसकी क्या गलती है। इसी तरह कांग्रेस के कई दूसरे कार्यकर्ता भी पुलिस की इस कार्रवाई में जख्मी हो गए, जिन्हें बाद में फौरन इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बीजेपी ने साफ किया कि नीतीश कुमार ही फिर बिहार के सीएम बनेंगे। बिहार के डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता सुशील मोदी ने फिर साफ किया कि नीतीश कुमार ही सीएम बने रहेंगे। नीतीश जी ही अगले मुख्यमंत्री होंगे। राजस्थान में इस बार पुष्कर मेले का आयोजन नहीं किया जाएगा। राज्य सरकार ने कोरोना के खतरे की वजह से यह फैसला लिया। दिल्ली सरकार ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन को एक खत लिखा और राजधानी में बढ़ते कोरोना खतरे के बीच केंद्र के अस्पतालों में बिस्तर बढ़ाने की मांग की। 3 महीने पहले कहा था कि हम 1000 के करीब बेड बढ़ाएंगे, तो वो बेड हमने कहा बढ़ा दीजिएगा। उत्तराखंड के चमोली में हल्की बारिश और बर्फबारी से ठंड बढ़ गई। तापमान 0 से नीचे जाने की वजह से पहाड़ों से बहने वाला पानी भी जम गया। आने वाले समय में और बर्फबारी होने की और हुआ है, ठंड बहुत बढ़ चुकी है। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में फिर गोलाबारी की, जिसका सुरक्षा बल ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया। बिहार में विधानसभा चुनावों में हार के बाद आज महागठबंधन के चुने गए विधायकों की बैठक होगी। ये बैठक राबड़ी देवी के घर पर सुबह 11 बजे होगी। इससे पहले कांग्रेस के चुने गए विधायकों की सदाकत आश्रम में बैठक होनी है। माना यह जा रहा है कि इस बैठक में विपक्ष अपनी आगे की रणनीति पर विचार करेगा। बिहार चुनावों में महागठबंधन 110 सीटें ही जीत पाया, जिसमें से सबसे ज्यादा 75 RJD ने जीती, जबकि कांग्रेस 19 सीटें ही जीत पाई। रूस के बीच बचाव के बाद आखिरकार आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच पिछले 40 दिन से जारी जंग खत्म हो गई। शांति समझौते का पालन कराया जा सके, इसके लिए रूस ने नागोर्नो कराबाख में अपने सैनिक भी भेज दिए, जिन्हें सैनिक साजो सामान ढोने वाले विमानों के जरिए नागोर्नो कराबाख के लिए रवाना किया गया। करीब 2000 सैनिकों की इस शांति सेना के साथ वहां टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां और दूसरे हथियार भी भेजे गए। बताया गया कि ये सेना नागोर्नो कराबाख को आर्मेनिया से जोड़ने वाले हाईवे और कई दूसरे विवादित इलाकों की निगरानी करेगी। Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего Нагорный Карабах. दोनों देश 2 दिन पहले ही इस शांति समझौते पर राजी हुए थे। इस समझौते के तहत नागोर्नो कराबाख के जीते हुए इलाके अजरबैजान को दे दिए गए।
यही नहीं, आर्मेनिया को कुछ दूसरे विवादित इलाके भी अजरबैजान को सौंपने पड़े। इस तरह पूरे दक्षिणी नागोर्नो कराबाख पर एक तरह से अजरबैजान का कब्जा हो गया, जबकि बचा हुआ उत्तरी हिस्सा आर्मेनिया के पास रह गया। ऐसे में इस समझौते को सीधे तौर पर अजरबैजान की जीत और आर्मेनिया की हार के तौर पर देखा गया, क्योंकि इस जंग में आर्मेनिया को न सिर्फ अपना कब्जा छोड़ना पड़ा बल्कि उसकी सेना को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा। यही नहीं, अजरबैजान की सेना ने उसके कब्जे वाले कई अहम इलाकों को छीन लिया था और वो तेजी से नागोर्नो कराबाख की राजधानी स्टेपनाकर्ट की तरफ बढ़ रही थी। लेकिन इस समझौते की खबर मिलते ही आर्मेनिया में गुस्सा भड़क उठा। राजधानी येरेवन में तो गुस्साए लोगों ने सरकारी दफ्तरों पर हमला बोल दिया। भीड़ एक दफ्तर में घुस गई और तोड़फोड़ शुरू कर दी। लोगों ने इसे जंग में जान गंवाने वाले सैनिकों का अपमान बताया और प्रधानमंत्री पर पीछे हटने का आरोप लगाया। दूसरी तरफ अजरबैजान में इस समझौते के बाद जश्न शुरू हो गया। राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव के ऐलान के साथ ही राजधानी बाकू में सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए और जश्न मनाने लगे। लोगों ने गाड़ियों पर सवार होकर शहर का चक्कर लगाया और अजरबैजान के साथ तुर्की के भी झंडे लहराए। पाकिस्तान ने पुंछ सेक्टर में एक बार फिर सीज फायर को तोड़ते हुए भारतीय इलाकों में गोलाबारी की है। बुधवार की शाम को पाकिस्तान की तरफ से भारतीय इलाकों में गोलाबारी की गई। इस बीच पाकिस्तान की सेना ने भारत के रिहायशी इलाकों को निशाना बनाने की कोशिश की है। पाकिस्तान की उस उकसावे की कार्रवाई का भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। पाकिस्तान आतंकवादियों की घुसपैठ के लिए अक्सर इस तरह से एलओसी पर गोलीबारी करता है। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में थाने के घेराव के दौरान बीजेपी के कई कार्यकर्ता पुलिस से भिड़ गए। आरोप है कि कुछ दिनों पहले बीजेपी के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को पुलिस ने झूठे केस में गिरफ्तार किया था, जिसके खिलाफ पार्टी के कई कार्यकर्ता थाने का घेराव करने के लिए पहुंच गए। पुलिस को इसकी भनक पहले से ही लग गई थी, इसलिए उसने थाने के बाहर बैरिकेडिंग लगा दी। लेकिन गुस्से से तमतमाए कार्यकर्ता वहां सिर्फ प्रदर्शन करने के मूड में नहीं थे, उन्होंने बैरिकेडिंग को खींचकर गिरा दिया। इस दौरान पुलिस चुपचाप खड़ी होकर यह हंगामा देखती रही। हालांकि उसने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग के अलावा बांस से भी एक घेरा बना रखा था। इसके बाद प्रदर्शनकारी उस घेरे के पास पहुंच गए और नारे लगाने लगे। बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं ने तो उस घेरे को पार करने की भी कोशिश की। वहीं महिला कार्यकर्ता भी उसे तोड़ने के लिए पूरा जोर लगाती नजर आईं। लेकिन पुलिस मजबूती के साथ उनके सामने खड़ी रही, जिससे प्रदर्शनकारी आगे नहीं बढ़ सके। गौतम गंभीर ने रोहित शर्मा को टी20 टीम की कप्तानी सौंपने की सलाह दी। गौतम गंभीर और माइकल वॉन ने मुंबई इंडियंस के आईपीएल जीतने पर कप्तान रोहित शर्मा की तारीफ की और उन्हें भारतीय टी20 टीम की कप्तानी भी सौंपने की सलाह दी। बैंक ऑफ बड़ौदा ने दिवाली से पहले कर्ज की ब्याज दर 5 बेसिस पॉइंट घटा दी, जिसके बाद होम लोन भी सस्ता हो जाएगा। बहरीन के पीएम खलीफा बिन सलमान अल खलीफा का 84 साल की उम्र में निधन हो गया। उनका अमेरिका में इलाज चल रहा था। वो हाल ही में इजरायल के साथ शांति समझौता करने की वजह से दुनिया भर में चर्चा में आए थे। खलीफा बिन सलमान अल खलीफा 1971 में बहरीन की स्वतंत्रता के बाद से इस पद पर बने हुए थे। फिल्म बजरंगी भाईजान में काम कर चुके अभिनेता हरीश बंचटा का कोरोना की वजह से शिमला में निधन हो गया। 2 दिन पहले उनकी मां का भी निधन हो गया था। 70 में केवल 19 सीटें जीतने वाली कांग्रेस को महागठबंधन की हार के लिए जिम्मेदार कहा जाने लगा। जेडीयू ने भी कांग्रेस पर चुटकी लेने का मौका नहीं छोड़ा। कांग्रेस पार्टी को बहुत गंभीरता के साथ विचार करना चाहिए कि वो दिन प्रतिदिन क्यों अवसान की तरफ अग्रसर है। लेकिन कांग्रेस खुद को दोषी नहीं मानती। कांग्रेस ने तो अपनी तुलना कभी कभी जल्दी आउट होने वाले सचिन तेंदुलकर से कर दी। क्रिकेट में भी सभी बैट्समैन सेंचुरी नहीं मारते, कभी कभी सचिन भी कम रन पर आउट हो जाते हैं। रूस की राजधानी मॉस्को में एक छोटा विमान हादसे का शिकार हो गया, जिसमें सवार एक मशहूर टीवी होस्ट और उनकी पत्नी की मौत हुई। बताया गया कि विमान का इंजन फेल होने के बाद उसमें आग लग गई और इमरजेंसी लैंडिंग करते वक्त वो क्रैश होकर जमीन पर गिर गया। विमान के क्रैश होते ही वहां से तेज धमाके की आवाज सुनाई दी। इस हादसे का जो वीडियो सामने आया उसमें टीवी होस्ट अलेक्जेंडर कोल्तोवोय विमान को उड़ाते नजर आए। वो एक हाईवे के ऊपर से गुजरा और थोड़ी ही देर बाद हाईवे के पास झाड़ियों में जा गिरा। हादसे के बाद विमान टुकड़े टुकड़े हो गया और उसके मलबे से आग की लपटें उठती दिखी। टीवी होस्ट के साथ उनकी पत्नी भी विमान में मौजूद थी, जिनकी भी इस हादसे में मौत हो गई। ग्रीस के क्रीट द्वीप पर तेज बारिश के बाद आई बाढ़ ने वहां काफी तबाही मचाई। हालात को देखते हुए वहां के प्रशासन ने लोगों को घरों से बाहर न निकलने की सख्त हिदायत दी। 1 महीने के अंदर यह तीसरी बार है जब वहां बाढ़ ने दस्तक दी और इस बार भी सैलाब ने क्रीट द्वीप को तहस नहस कर दिया। पानी की तेज लहरें सब कुछ अपने अंदर समेटकर उसे अपने साथ बहा ले जाने को आमादा दिखी। बाढ़ में इलाके की सभी सड़कें डूबी नजर आईं।
रास्तों पर सैलाब का पानी नदियों की तरह बहता दिखा। पानी का बहाव इतना तेज था कि उसके सामने वहां का एक पुल टिक नहीं पाया और वो टूटकर पानी में बह गया। उफनती लहरों ने भारी भरकम पेड़ों को भी जड़ से उखाड़ फेंका। लोगों के घर बार, सामान, गाड़ियां सब सैलाब में समाये नजर आए। बर्बादी के इस मंजर के बीच खुदाई करने वाली कई मशीनों को राहत के काम में उतारा गया, लेकिन पानी की प्रलय के सामने उन्होंने भी घुटने टेक दिए। मेघालय में सेना को बड़ी कामयाबी मिली है। उग्रवादी संगठन उल्फा के डिप्टी कमांडर इन चीफ दृष्टि राजखोवा ने बुधवार को आत्मसमर्पण कर दिया। राजखोवा के साथ 4 और उग्रवादियों ने आत्मसमर्पण किया। दृष्टि राजखोवा के आत्मसमर्पण के लिए मिलिट्री इंटेलिजेंस ने 2011 में एक ऑपरेशन शुरू किया था। सेना का एक कैप्टन 2011 में राजखोवा के संपर्क में आया और लगातार 9 साल की बातचीत के बाद दृष्टि राजखोवा आत्मसमर्पण को राजी हो गया। दृष्टि राजखोवा उल्फा के कमांडर परेश बरुआ का सबसे करीबी है और बरुआ ने उसे 2011 में डिप्टी कमांडर बनाया था। दृष्टि राजखोवा ने नॉर्थ ईस्ट में कई उग्रवादी हमलों को अंजाम दिया था। कोरोना पर हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार को फटकार लगाई। दिल्ली हाईकोर्ट ने राजधानी में बढ़ते कोरोना के मामलों पर चिंता जताई और केजरीवाल सरकार से इसे रोकने के लिए पिछले 2 हफ्तों में उठाए गए कदमों की जानकारी मांगी। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि दूसरे राज्य कोरोना खतरे की वजह से रोक लगा रहे हैं, जबकि दिल्ली सरकार नियमों में ढील बढ़ा रही है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने न्यूजीलैंड दौरे के लिए 35 खिलाड़ियों के नामों का ऐलान कर दिया, लेकिन इनमें शोएब मलिक और मोहम्मद आमिर को जगह नहीं दी गई। पंजाब के लुधियाना में पुलिस ने 50 लाख रुपए के अवैध पटाखे बरामद किए। बिहार चुनाव हार चुकी कांग्रेस ने राहुल गांधी का बचाव किया और दावा किया कि जिन इलाकों में राहुल ने जनसभा की वहां कांग्रेस को जीत मिली। राहुल जी के जाने का प्रभाव हुआ है और उस इलाके में भी प्रभाव हुआ। इस बार बल्कि प्रधानमंत्री जी पर उल्टा क्वेश्चन होना चाहिए, वो गए वहां 50% से भी कम सीट की। भारतीय मूल के कर्ष पटेल को अमेरिका के कार्यवाहक रक्षा मंत्री क्रिस मिलर का चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया गया। हाल ही में चुनाव में हार के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मार्क एस्पर को रक्षा मंत्री के पद से हटा दिया था और उनकी जगह क्रिस मिलर को कार्यवाहक रक्षा मंत्री की जिम्मेदारी सौंप दी थी। पीएम मोदी आज 17वें आसियान सम्मेलन की वियतनाम के पीएम के साथ सह अध्यक्षता करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित इस आसियान सम्मेलन में भारत के साथ 10 और देश शिरकत करेंगे। कोरोना काल में हो रहे इस सम्मेलन में आसियान और भारत की रणनीतिक साझेदारी की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की जाएगी। साथ ही समुद्री सहयोग, व्यापार, वाणिज्य और शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में हुई प्रगति पर चर्चा होगी। इसके अलावा आसियान भारत की भागीदारी को और मजबूत करने के तरीकों पर भी सभी देश विचार करेंगे। लोक जनशक्ति पार्टी ने बिहार चुनाव में भले ही केवल 1 सीट जीती हो, लेकिन जेडीयू को बड़ा नुकसान पहुंचाया। CNN न्यूज 18 की रिपोर्ट है कि एलजेपी के चुनाव मैदान में होने की वजह से 35 सीटों पर एनडीए के उम्मीदवारों को हार का सामना करना पड़ा। इन 35 सीटों पर एलजेपी ने जेडीयू के अलावा हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और वीआईपी पार्टी को भी नुकसान पहुंचाया है। ये वो 35 सीटें हैं जहां एनडीए को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन एनडीए और एलजेपी के उम्मीदवारों को मिले वोटों का जोड़ महागठबंधन के उम्मीदवार को मिले वोटों से ज्यादा रहा। एनडीए का हिस्सा रही विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी की हार के पीछे भी एलजेपी उम्मीदवार को ही वजह माना जा रहा है। पिछली नीतीश सरकार में मंत्री रहे जय कुमार सिंह और शैलेश कुमार भी एलजेपी की वजह से ही अपनी सीट बचाने में नाकाम हो गए। दिलचस्प आंकड़ा यह है कि एलजेपी की वजह से 28 सीटों पर आरजेडी को जीत हासिल करने में कामयाबी मिली, जबकि 7 कांग्रेस उम्मीदवारों की जीत का कारण भी लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार बने। पिछले 2-3 दिनों से देश की राजधानी दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में प्रदूषण बेहद खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है। मौसम विभाग के मुताबिक राजधानी में हवा की गति बेहद धीमी होने की वजह से अगले 24 घंटों में हालात और ज्यादा बिगड़ सकते हैं। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में सुबह से स्मॉग यानी धुएं वाला कोहरा छाया हुआ है। ज्यादातर जगहों पर विजिबिलिटी बेहद कम है। हवा में PM 2.5 यानी पार्टिकुलेट मैटर का स्तर बढ़ने की वजह से लोगों को सांस लेने में मुश्किल हो रही है। प्रदूषण बढ़ने की वजह से लोग आंखों में जलन की शिकायत भी कर रहे हैं। दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में हवा की क्वालिटी बताने वाले AQI का स्तर बेहद खतरनाक तक पहुंच गया है। दिल्ली की हवा में बढ़ रहे इस जहर की एक बड़ी वजह हवा की रफ्तार का कम होना भी है। इस बीच दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने प्रदूषण की समस्या को कम करने के लिए दिल्ली वालों से भी सहयोग मांगा है। दिल्ली के अंदर एंटी डस्ट पोल्यूशन को लेकर के कैंपेन चलाया जा रहा है। कुछ जगहों पर अभी भी ये शिकायत आ रही है कि थोड़ी बहुत कंस्ट्रक्शन में, डिमोलिशन में थोड़ी बहुत लापरवाही हो रही है, जिस पर PWD
डीडीए, एमसीडीज के अलग अलग डिपार्टमेंट्स के माध्यम से कार्रवाई की जा रही है। लखनऊ में प्रदूषण से निपटने के लिए प्रशासन ने खास अभियान चलाया, जिसके तहत शहर के कई इलाकों में पानी का छिड़काव किया गया। दिवाली की आतिशबाजी से पहले ही लखनऊ के कुछ हिस्सों में प्रदूषण काफी बढ़ गया, जिससे निपटने के लिए नगर निगम के कर्मचारियों ने मोर्चा संभाला और शहर के अलग अलग हिस्सों में पानी का छिड़काव किया। कई जगहों पर पानी छिड़कने के लिए टैंकर काम पर लगाए गए। रोड की धुलाई हो रही है, चौराहे की धुलाई हो रही है, प्रदूषण में कमी आएगी। इतना ही नहीं, दिवाली के मौके पर शहर की हवा और जहरीली न हो, इसका भी ध्यान रखा गया। इसके लिए लोगों से पटाखे नहीं जलाने की अपील की गई। राज्य के कैबिनेट मंत्री श्रीकांत शर्मा ने भी बढ़ते प्रदूषण पर चिंता जताई और इसकी रोकथाम के लिए लोगों को तरीका भी बताया। अगर आपका दफ्तर 5 किलोमीटर के दायरे में है तो निश्चित रूप से साइकिल का उपयोग करें। इस अभियान के तहत साफ सफाई पर भी जोर दिया गया। पानी का छिड़काव कर शहर के सभी चौराहों, सड़कों और पेड़ पौधों पर जमी धूल हटाई गई। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में बारूदी सुरंग में धमाका होने से सुरक्षा बल के 2 जवानों की मौत हो गई। ये धमाका तब हुआ जब कुछ जवान वहां गाड़ी से गश्त कर रहे थे और तभी उनकी गाड़ी रास्ते में बिछाई गई बारूदी सुरंग पर चढ़ गई। वहां धमाका हो गया। धमाके की चपेट में आने से 2 जवानों की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक की हालत अस्पताल में गंभीर बताई गई। धमाका इतना जोरदार था कि जवानों की गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। घटना के बाद पुलिस और सुरक्षा बल ने पूरे इलाके को घेरा और छानबीन शुरू की। दक्षिण अमेरिकी देश पेरू में राष्ट्रपति को पद से हटाए जाने के बाद जबरदस्त बवाल शुरू हो गया। राष्ट्रपति मार्टिन विस्कारा पर भ्रष्टाचार के आरोप थे, जिसके बाद संसद ने उन्हें महाभियोग चलाकर पद से हटा दिया। लेकिन संसद के इस फैसले के बाद वहां जोरदार हंगामा शुरू हो गया। सियासी संकट के बीच राजधानी लीमा में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए, जिनकी वहां तैनात पुलिस से झड़प हो गई। राष्ट्रपति के हटाए जाने का विरोध कर रहे लोगों ने संसद की तरफ मार्च शुरू कर दिया, लेकिन वहां तैनात पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागते हुए उन्हें दूर खदेड़ दिया। पुलिस की सख्ती से वहां भगदड़ मच गई। इस बीच संसद ने मार्टिन विस्कारा की जगह मैनुअल मरीनो को नया राष्ट्रपति चुन लिया। Yo no pertenezco a ningún partido, pero lo hubieran dejado terminar. लेकिन लोग इस पर और भड़क गए। नए राष्ट्रपति का संसद के बाहर ही विरोध शुरू हो गया। गुस्साए लोग संसद के अंदर घुसने की कोशिश करने लगे। हालांकि वहां तैनात पुलिस ने किसी तरह उनको रोक लिया। इस दौरान भीड़ और पुलिस के बीच जमकर धक्का मुक्की और हाथापाई भी हुई।